हाँ बेटा, देखो हम लोग कर रहे थे वर्किंग कैपिटल चैप्टर, और इसमें आपने किया था क्वेश्चन 17 कर रहे थे। हो गया था कि नहीं? चलो, अब आज आगे बढ़ेंगे। 17 क्वेश्चन लास्ट किया था बेटा हम लोगों ने। आज करेंगे कंसेप्ट 23। हेडिंग लिखो, कंसेप्ट नंबर 23। लिखिए कंसेप्ट नंबर 23। इसका नाम है बेटा इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी मॉडल फॉर स्टॉक एंड कैश बैलेंस। इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी मॉडल फॉर स्टॉक एंड कैश बैलेंस। लिखिए इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिखना, फॉर रॉ मटेरियल। फॉर रॉ मटेरियल। लिखो बेटा फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Annual consumption of raw material multiplied by ordering cost per order divided by opportunity cost of capital। इसी के नीचे लिखिए इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी फॉर कैश। इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी फॉर कैश बैलेंस बॉमोल्स मॉडल बोलते हैं बेटा इसको। इसका भी फॉर्मूला ऐसे ही है, स्क्वायर रूट ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ, पहला वाला हो गया सबका? चलो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल कैश रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय बैंक चार्जेस फॉर ईच विड्रॉल divided by opportunity cost of capital divided by opportunity cost of capital. इसी के नीचे लिखेंगे we will discuss this concept in detail in inventory management and cash management. Chapter. We will discuss this concept in inventory management and cash management. चलो लिख लिया? अब स्क्रीन पे देखो बेटा जरा, ये क्या चीज है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है हम लोगों के, देखो कभी कभी हम लोग के क्वेश्चन में लिखा होता है, सब लोग यही स्क्रीन पे देखना जरा। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये क्या लिखा है, लिखा है द कंपनी, पहले लास्ट लाइन देखो क्या है, कहता है एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सब लोग सामने देखो, क्या एस्टिमेट करना है? वर्किंग कैपिटल कैसे आता है? करंट एसेट में से क्या माइनस करोगे, तब आएगा। अब बताओ मुझे, क्या स्टॉक करंट एसेट है? अब उसने लिखा है, ये लाइन पढ़ना, द कंपनी मेंटेन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी। कह रहे हैं जितना इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी आता है कंपनी उतना स्टॉक रखना चाहती है। तो अब ऐसे में क्या होगा, हम लोग पहले इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी निकालेंगे, ये जो निकल के आएगा यही हो जाएगा स्टॉक का बैलेंस। ये क्या होता है ये मैं समझाता हूं, और देखो दोबारा से बेटा इसी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये होता है, मतलब इस कंसेप्ट का कब यूज करोगे, जब क्वेश्चन में लिखा होगा कि कंपनी इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी रखना चाहती है, किसका? स्टॉक का और कैश का। किसका किसका बेटा? स्टॉक का और कैश का। अब सुनो, जो लोग कॉस्टिंग की क्लास किए हो सब लोग अच्छी तरीके से जान रहे हो, मटेरियल चैप्टर में पढ़ा है इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी क्या होता है। जो लोग नहीं किए हो तो ऐसे सुनो बेटा, इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, बताओ मुझे, बताओ बेटा, मुझे इस बैटरी की रोज जरूरत पड़ती है, बिना इसके क्लास ही नहीं चलती, ठीक है। तो अब बताओ, मेरे पास कई चॉइसेस हैं, या तो मैं अपना कंजम्पशन देख लूं कितना चाहिए, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा मंगवाता रहूं, थोड़ा थोड़ा मंगवाने पे महंगा मिलेगा, या तो बल्क में ऑर्डर करके एक साथ ढेर सारा मंगा दें, है ना। लेकिन अब क्या होगा, ढेर सारा एक साथ मंगा के स्टोर करेंगे तो रखने की कॉस्ट आएगी, ये खराब भी हो सकती है, रखने की कॉस्ट आएगी, पैसे उसमें अलग फंसे रहेंगे। तो तो अब एक बात ये देखना है ना कि कितनी बैटरी मंगवाई जाए, तो हम कितना मंगवाएं जो हमें सबसे सस्ता पड़े। क्या चीज बेटा? कितना मंगवाएं जो हमें सबसे सस्ता पड़े। देखो, अगर थोड़ा थोड़ा मंगवाएंगे तो बार बार मंगवाने का खर्चा आएगा। जैसे मान लो अमेजोन से ऑर्डर कर दिया, तो पर मान लो 100 रुपीज का डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं, तो जितनी बार मंगवाएंगे उतनी बार 100 रुपीज लग रहे हैं। बोलो सब लोग। मान लो मैं मंथली मंगवाता हूँ,
हर महीने में जितने की जरूरत पड़ती है एक बार में मंगवा लिया, तो हर बार 100-100 रुपए पड़ रहे हैं, बैटरी अलग पैसे अलग। अगर ज्यादा मंगवा लें तो एक ही बार 100 रुपए पड़ेंगे, लेकिन बैटरी का स्टॉक ज्यादा हो जाएगा, फिर उसको रखने की कॉस्ट आएगी ना, प्रिक्योर करके रखना पड़ेगा ढंग से, वरना सब खराब हो जाएगी। समझ आए? तो हम कितना मंगवाएं जिसमें हमें एकदम देखो दो तरह की कॉस्ट आती है, कौन कौन सी? एक आएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक आएगी कैरिंग कॉस्ट। क्या बोला मैंने बेटा, क्या क्या? ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब डिलीवरी चार्जेस के 100 रुपीज लगे, तो ये क्या हो गया? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो अब देखो बार बार मंगवाओगे तो रखने का कोई झंझट ही नहीं है, यहीं पड़ी हुई है। ठीक है, खाली ये खर्चा आता है। लेकिन अगर इसको कम करेंगे, मान लो एक ही बार में मंगवा लिया बहुत सारा ऑर्डर, एक ही बार में मंगवा लिया बहुत सारा, तो रखने का खर्चा आ जाएगा ज्यादा कि नहीं? तो अब हम ये देखते हैं कि हम कितना मंगवाएं कि जिसपे ये दोनों कॉस्ट एकदम कम रहे। मैंने क्या बताया था? ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करोगे क्या बढ़ जाएगी? कैरिंग कॉस्ट। भाई एक बार में साल भर का मंगवा लिया तो रखना भी तो पड़ेगा ना ढंग से। और अगर कैरिंग कॉस्ट को मतलब इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट को अगर कम करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करोगे क्या बढ़ जाएगा? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट को कम करोगे तो क्या बढ़ जाएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट, बार बार मंगवाना पड़ेगा। तो ये दोनों कब ठीक होंगे? जब दोनों को क्या करो? इक्वल कर दो। तो तो बेटा एक फॉर्मूला बनाया गया इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला ये है 2AO डिवाइडेड बाई सी। 2 का मतलब 2, ए का मतलब एनुअल डिमांड, ए का मतलब, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ओ का क्या मतलब हुआ बेटा? और सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या क्या? या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये बताओ, एक साथ मान लो 10,000 की बैटरी लाके रख दिया, तो वो 10,000 कहीं एफडी कर देते तो डबल हो जाता, या कुछ तो इंटरेस्ट आता जितने दिन में वो बैटरी खत्म होगी। तो अगर उतना पैसा उस बैटरी में लगा देते हो तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। तो ऐसे हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, 2 एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इससे निकल के आता है ईओक्यू। ये सबसे सेंसिबल होता है, ये सबसे सेंसिबल होता है बेटा। सबसे सेंसिबल मतलब अगर इतना हम मंगवाएंगे तो हमें कॉस्ट सबसे कम आएगी, इससे कम मंगवाएंगे तो भी कॉस्ट ज्यादा आएगी, इससे ज्यादा मंगवाएंगे तो भी ज्यादा आएगी। मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो किसी को साल भर में 1 लाख किलो मटेरियल की जरूरत पड़ती है, 1 लाख किलो साल भर में, तो उसके समझ ही नहीं आता हम मंगवाएं कितने। वो अपने अंदाजे से कभी 100 किलो मंगवा लिया, कभी 200 किलो मंगवा लिया, कभी 400 किलो मंगवा लिया। उसको यही नहीं पता है कौन सा हमारे लिए सस्ता है। तो अगर वो क्या करे, ईओक्यू निकाल ले। क्या निकाल ले? 2 की जगह 2 रख दे। उसको साल भर में 1 लाख किलो चाहिए, एक बार मंगवाने का मान लो 100 रुपए पड़ता है और रखने का 20 रुपए पड़ता है। तो इसको सॉल्व करके जो आएगा, अगर वो उतना मंगवाएगा तो उसको कॉस्ट सबसे सस्ती आएगी। समझ में ईओक्यू क्या होता है? जब क्वेश्चन में लिखा होगा तब हम लोग ये ईओक्यू लगाएंगे। अब जैसे हमारे क्वेश्चन में लिखा है कंपनी ईओक्यू रखना चाहती है, ईओक्यू का मतलब इकोनॉमिक, मतलब सस्ता, ऑर्डर्ड क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी का ऑर्डर करें जो सबसे सस्ता पड़े। समझे? तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी। जब क्वेश्चन में लिखा होगा तब आप इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, तब इसको यूज करेंगे। अब आगे देखो, यही चीज लागू होती है कैश के साथ, सेम चीज लागू होती है कैश के साथ। खूब ध्यान से मेरी बात सुनना सब लोग, तब कैश वाला समझ में आएगा। अब ये बताओ, किसी बिजनेस के बारे में सोचो, आप लोग के भी घर पे बिजनेस होगा, बताओ डेली कैश का कलेक्शन होता होगा। ठीक है, अब सुनो, अब उस कैश का हम करें क्या, समझना जरा। देखो बेटा, हमारे पास जो जो भी कैश आता है, अगर हम उसको बैंक में जमा कर दें, कहाँ जमा कर दें? तो बैंक क्या करेगा बेटा? देखो अब ध्यान से मेरी बात सुनो, तभी ये समझ में आएगा। बताओ, जैसे मान लो मेरे पास जो कैश कलेक्ट हुआ दिन भर में, अगर मैं उसको करंट अकाउंट में दिखा दूं, कहां पे? तो सरकार लगाएगी 18% का जीएसटी। ठीक है, जीएसटी हम लोग आपकी फीस में मतलब एक्सक्लूडिंग तो लेते नहीं अलग से, तो वो मतलब 1/5 का तो सरकार हिस्सेदार है उस फीस में, अगर वो करंट अकाउंट में गया तो। बोलो बेटा। अच्छा, कैश में ले लिया, तो कैश में क्या प्रॉब्लम है? कैश उठा के अगर सेविंग अकाउंट में जमा करोगे, सेविंग अकाउंट से निकालोगे, बैंक वाले चार्जेस लगा देंगे। आजकल पैसे कैसे जमा होते हैं, मैनुअल या मशीन से? तो मशीन बहुत टेक्निकल है। अब तुम लोग के घर में बिजनेस होगा तो वहां पता होगा, सेविंग अकाउंट में जमा करोगे, क्या है, 10 से 4 के बीच में जमा करोगे तो 3-4 बार फ्री है,
4 बजे के बाद जमा करोगे तो अलग चार्जेस हैं, रात में 10 बजे के बाद अलग चार्जेस हैं, 12 बजे के बाद और अलग चार्जेस हैं। समझ में है? जितना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसका 3 गुना तो काट लेते हैं पैसे। समझ में आई बात? और वो पता नहीं चलता। आप बैंक में भी जाओगे तो मशीन ही दिखा देंगे, ले जाओ वहां जमा करो, हम मैनुअल नहीं जमा होगा, मैनुअल फ्री है। अब ये बताओ, तो बिजनेसमैन करे क्या? अगर अपने अकाउंट में पैसे रखे तो 18% का जीएसटी दे। कैश आ गया, या तो कैश होल्ड करो अपने पास, होल्ड करना है तो सिक्योरिटी रीजंस आएंगे कुछ। कैश कहीं रख नहीं सकते, लॉकर में रखो तो लॉकर में प्रोहिबिटेड है। गायब हो जाएगा बैंक से तो भी बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लॉकर में नहीं रख सकते आप। आई बात समझ में? अब क्या करोगे? सेविंग अकाउंट में जमा करोगे, निकालोगे, उससे ज्यादा चार्जेस लग जाएंगे। बात समझा नहीं? उससे ज्यादा चार्जेस लग जाएंगे बेटा। तो अब क्या होता है देखो, अब कैश के लिए हम क्या करें? नंबर एक, कि अगर हम बार बार उसको बैंक में जमा करके निकालेंगे, एक बार बेटा फिर से सुनना, बताओ कैश के साथ क्या क्या समस्या है? बिजनेस में डेली कैश आता है, अब उस कैश का हम क्या करें? या तो हम कैश अपने पास रखें तो कुछ होल्डिंग कॉस्ट आएगी, सिक्योरिटी रीजंस के लिए कुछ होल्डिंग कॉस्ट आएगी। नहीं अपने पास रखोगे क्या करोगे? कहीं जमा करोगे। जमा करोगे तो बार बार जो ट्रांजैक्शन होगा, या तो करंट अकाउंट में रखो तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और जीएसटी अलग से लगेगा। मान लो टैक्स दे भी देते हैं तो इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा करंट अकाउंट में। अच्छा, अब अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहो तो पहले ये देखोगे ना कि मुझे बिजनेस में कितने की जरूरत है, उतना होल्ड करके बाकी इन्वेस्ट किया जा सकता है। बोलो समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है। तो यहां पे हम ये निकालते हैं कि हम कितना पैसा रखें अपने बिजनेस में। जैसे मान लो किसी बिजनेसमैन को 1 लाख की कलेक्शन हुई, 1 लाख की उसको रोज कलेक्शन हो जाती है जब उसका ऑन सीजन होता है, मान लो 2 मिनट के लिए। तो अब वो कितना पैसा अपने पास रखे और कितना उठा के कहीं इन्वेस्ट कर दे या कहीं, तो तो बेटा उसके लिए वो लगाते हैं EOQ। क्या बोल लगाते हैं? इससे निकल के आ जाएगा कि कितना पैसा आपको अपने पास रखना चाहिए। जो इससे एक्स्ट्रा पैसा हो वो क्या करो? उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दो। समझ में आ रहा है कि फिर से बताएं? क्या निकला? EOQ से क्या निकला बेटा? जितना पैसा आया सब बैंक में जमा कर दोगे तो जरूरत पड़ने पे निकालने जाओगे। निकालने जाओगे, जब निकालने जाओगे तो वो जमा करने के चार्जेस लेंगे, निकालने के चार्जेस अलग लेंगे। बैंक कभी आपको नहीं बताता। मेरा अकाउंट बेटा बहुत पुराना, स्टूडेंट लाइफ का एक अकाउंट था, वही अकाउंट कैरी करते रहे अभी तक। अब उन लोगों ने क्या है, उस टाइम पे अकाउंट ओपन किया, अब एक बार जरूरत पड़ गई पैसे की, अपने अकाउंट से मैंने पैसे निकाले, 8-10 हजार रुपए चार्जेस लगा दिए निकालने के, कैश। अभी जब तुम लोग उस बैंक के चक्कर में फंसोगे ना तब देखोगे। मतलब कोई लैंड हमें चाहिए थी, 10-15 लाख रुपए कैश विड्रॉ करने पे उन्होंने कहा कि 10 हजार के चार्जेस लग जाएंगे, या तो मत निकालिए। अब क्या है, अकाउंट आदमी ओपन करा लेता है, कोई रोज बैठ के उसकी टर्म्स एंड कंडीशन थोड़े ना पड़ता है क्या रिवाइज होता जा रहा है। मुझे अपना अकाउंट चेंज करा लेना चाहिए, अपनी इनकम बढ़ा देनी चाहिए। उन्होंने कहा आपकी इनकम बहुत कम लिखी हुई है, उससे आप ज्यादा निकालना है तो ये सब बातें, तो इतना लग जाएगा। अब बताओ, वो अननेसेसरी पैसे गए कि नहीं गए? तब से उन लोगों ने छोड़ दिया, बैंक में पैसे रखना ही बंद कर दिया। तो अब ये बिजनेस हर बिजनेसमैन के सामने समस्या है। करंट अकाउंट में रखोगे 20% का टैक्स दो सरकार को, 18% का मतलब 20% हुआ, 1/5। सेविंग अकाउंट में रखोगे, जितनी बार जमा करोगे उसका पैसा लेंगे, निकालोगे उसका पैसा लेंगे, इंटरेस्ट से ज्यादा वही हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो अब क्या तो बिजनेसमैन के सामने प्रॉब्लम आती है, हम कितना कैश होल्ड करें। अगर ये किसी तरीके से निकल जाए, बिजनेस को कितने कैश की जरूरत है उतना रोको, बाकी इन्वेस्ट कर दो। तो वो किससे निकलेगा? EOQ से। किससे निकलेगा? समझ आया ना? तो अब ये क्या है, वही फॉर्मूला है सेम। 2A का मतलब एनुअल कैश रिक्वायरमेंट। आप देख लो आपके बिजनेस को एनुअल कैश कितना चाहिए। मतलब जैसे कुछ ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो जाते हैं, कुछ कैश में ही करने पड़ते हैं, तो वो कैश देख लो। अच्छा, कैश का मतलब ऑनलाइन नहीं है यहाँ पे। जब हम लोग FM में ये पढ़ रहे हैं तो कैश का मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं है, कैश का मतलब बिल्कुल जो कैश फॉर्म में होगा वही। और यहाँ पे लिख दो बैंक चार्जेस फॉर ईच विड्रॉल। हर बार जब पैसे जमा करोगे या निकालोगे तो कितने पैसे वो लोग चार्ज करते हैं, और डिवाइडेड बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब ये रखोगे तो यहां से आपको निकल के आ जाएगा बेटा कि आपके बिजनेस को कितने पैसे की जरूरत है। जितने पैसे की जरूरत है उतना ही पैसा अपने पास रखो। तो ये देखो, ये जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं इसमें लिखा है द ऑप्टिमम कैश बैलेंस इज डिटरमिन्ड यूजिंग बोमोल्स मॉडल। तो ये जो बोमोल्स का मॉडल है, ये यही मॉडल है, इन्होंने यही फॉर्मूला बताया जो मटेरियल के लिए, कि
पहले ये फॉर्मूला ला लो, इससे निकाल लो, जितना आता है उतना पैसा अपने पास रखो, बाकी इन्वेस्ट कर दो। बताओ समझ में? ठीक है। एक फोन में रिचार्ज भी करते हो तो वो 2-3 रुपए का एक्स्ट्रा पैसे लगा देते हैं। दिन भर में कितने लोग रिचार्ज करते होंगे? वही तो इन लोग की इनकम है। बैंक हर ट्रांजेक्शन पे 5 रुपए, 10 रुपए, आरटीजीएस, एनईएफटी, समझ में आया ना बेटा? तो उसके लिए बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। तो यहां से ये निकलेगा। तो अब बताओ इन दोनों का यूज कब होगा? जब क्वेश्चन में लिखा होगा कंपनी स्टॉक रखती है कैसे? इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी से। और कैश रखती है किससे? इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी से या बोमोल्स मॉडल से। किससे बेटा? ठीक है, देखना जरा, इधर देखो। अभी हम लोग को एक चैप्टर करना है कैश मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये देखो अभी हम लोग ये कर रहे हैं, एक कैश मैनेजमेंट करना है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आएगा जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। और एक पढ़ना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसमें ये वाला जो फॉर्मूला पढ़ा 2AO/C, वो यहाँ पे फिर से आएगा। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक का मैनेजमेंट, तो इसीलिए मैंने लिखवाया वहां डिटेल में पढ़ेंगे, और ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट एसेट में क्या क्या आएगा? स्टॉक। अब ये रुक जाओ, स्टॉक का मतलब स्टॉक मैनेजमेंट। डेटर आएगा, डेटर मैनेजमेंट। कैश आएगा, कैश मैनेजमेंट। डेटर मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है फैक्टरिंग। और करंट लायबिलिटी में क्या आता है? क्रेडिटर मैनेजमेंट। क्या आता है उसमें? बेटा कुछ नहीं पढ़ाया जाता, बस यही थोड़ा सा डिस्काउंट के बारे में पढ़ाया जाता है। तो यहां अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, कैसे निकाला जाए वर्किंग कैपिटल किसी व्यापारी की, कि उसको कितने पैसे की जरूरत है रोजमर्रा की खर्चे के लिए। समझ? ये तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये पढ़ना है। कैश को कैसे मैनेज करो, स्टॉक को कैसे मैनेज करो, डेटर को कैसे मैनेज करो, फैक्टरिंग का कंसेप्ट और डिस्काउंट वगैरह, ये सब पढ़ना है। तो यहाँ जब आएंगे तो उसमें हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाओ, निकालना तो बेटा हम लोग को वर्किंग कैपिटल ही है, इस क्वेश्चन में भी वर्किंग कैपिटल ही है, क्योंकि लिखा है ना एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो चलिए जैसे हम लोग वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन लगाते हैं वैसे ही लगेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे लिखिए, स्टेटमेंट showing working capital requirement. Statement showing working capital requirement. चलो अब जैसे हम लोग करते हैं, पहले लिखो करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, 5-6 लाइन छोड़ के बेटा करंट लाइबिलिटीज, दोनों का टोटल करोगे तो आ जाएगा, चलो अब टोटल वगैरह कर लिया जाएगा बाद में, अब स्पेस देखना पड़ेगा कितना है। चलो अब आओ, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, सब लोग स्क्रीन पे देखिए। बस ये दो चीज नहीं है, बाकी सारा क्वेश्चन सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जो कुछ इसमें है। चलो स्क्रीन पे देखो सब बच्चे, क्या लिखा है? द फॉलोइंग एनुअल फिगर्स रिलेट टू मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। क्या क्या? सेल्स, 1 मंथ क्रेडिट। क्या लिखा है बेटा? सेल्स। तो 1 महीने का उधार देते हैं तो इनके पास डेटर्स होंगे। ठीक है, फिर मटेरियल कंजम्पशन 60% ऑफ द सेल्स वैल्यू, कह रहे हैं जितने की सेल होती है उसका 60% क्या लग जाता है? मेटेरियल लग जाता है। अच्छा, वेजेस 15 दिन रोक के देते हैं। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 3 लाख का है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 240 का है। क्रेडिटर हमें 3 महीने की क्रेडिट देते हैं। ठीक है, और लिखा है कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को 1 महीने रोक के हम लोग देते हैं, पेड इन 1 मंथ अरियर। चलो आगे पढ़ो क्या लिखा है।
द कंपनी मेंटेन्स स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कंपनी रॉ मटेरियल का स्टॉक रखती है इक्वल्स टू इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी। तो इस लाइन से मुझे पता चला कि इनके पास होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आप भी लिखो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसके लिए बेटा वर्किंग नोट चाहिए होगा, तो जो भी वर्किंग नोट में निकालेंगे वहां से लिख देंगे। फिर पढ़ो आगे क्या लिखा है। द कंपनी इनकर्स 100 ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 15%। तो ये ईओक्यू निकालने के लिए दिया है। फिर लिखा है ऑप्टिमम कैश बैलेंस इज डिटरमिन्ड यूजिंग बोमोल्स मॉडल। तो कैश भी ये लोग रखते हैं, बैंक 10 रुपए का चार्जेस लगाती है। फिर लिखा है फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक फॉर 1 मंथ। तो नीचे लिखिए स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ऊपर हमने पढ़ा था सेल क्रेडिट पे होती है, तो डेटर्स आ जाएंगे। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कैश रखते हैं ये लोग। ये देखो आखिरी लाइन में क्या लिखा है, कंपनी 12 लाख रुपए बैंक में भी रखती है। तो इनके पास कैश का बैलेंस अलग है, बैंक का बैलेंस अलग है। ये सब निकाल के जोड़ लेंगे बेटा तो आ जाएगा टोटल करंट एसेट। ए, अब इसमें से माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी। और पढ़ो क्या क्या है करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में देखो बेटा, सबसे पहले एक तो देखो ये दिखा था हमारे क्रेडिटर 3 महीने का उधार देते हैं हमें, तो ये क्या होंगे क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल। फिर 15 दिन रोक के वेजेस देते हैं, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये दो तो पहले लिखो, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, आउटस्टैंडिंग वेजेस। और बेटा एक लाइन अभी हम लोग को मिली थी मैन्युफैक्चरिंग और ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी रोक के देते हैं कैश वाला। ये देखो कहीं लिखा था, ये रहा क्रेडिटर्स है बेटा, ये है कैश मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन पेड इन 1 मंथ अरियर, 1 महीने रोक के देते हैं, तो ये भी लायबिलिटी हो गया। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। ये सब निकाल के जोड़ लेंगे तो आ जाएगा टोटल करंट लायबिलिटी बी, और ए माइनस बी करने पे आ जाएगी नेट वर्किंग कैपिटल। ए माइनस बी, और ये देखो लिखा है 20% का मार्जिन ऐड करना है, सेफ्टी मार्जिन एट द रेट 20%, आ जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। चलो बेटा अब लिखना शुरू करते हैं। पहले तो सबसे पहले हमें ये देखो 12 लाख का बैंक में पैसा ये लोग रखते हैं, तो ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 12 लाख।
गिवन है 12 लाख बैंक में रखते हैं। चलो अब बाकी सब निकालने के लिए नीचे बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। आ जाइए वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में आ जाओ सब लोग। चलो तो पहले बेटा बना लेते हैं एक छोटी सी कॉस्ट शीट। कुछ खास खर्चे हैं नहीं इसमें। ये पहला वर्किंग नोट है कॉस्ट शीट। पहले लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब सब लोग स्क्रीन पे देखो जरा क्या लिखा है। देखो यहाँ लिखा था सेल है 84 लाख की, और यहाँ लिखा है मटेरियल कंज्यूम हुआ है 60% ऑफ सेल वैल्यू। तो हम लोग 84 लाख का 60% निकाल दें तो उतने का मटेरियल लग चुका है। तो ये आ गया 84 लाख का 60%। कितना आएगा? 50,40,000। आगे बेटा वेजेस, वेजेस दे रखा है 12 लाख की वेजेस है सी पॉइंट में। वेजेस के बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया है 3 लाख का। इनको ऐड कर लेंगे तो आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसी को बोलते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। $65,40,000। अब इसमें ऐड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में दिया है बेटा 2,40,000 के एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका टोटल आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल 67,80,000। ठीक है। अब चलो जो कुछ लिख सकते हैं वो लिख देते हैं, फिर जो कम पड़ेगा वो देखा जाएगा। देखो स्क्रीन पे अब क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग। सबसे पहले मटेरियल तो मान लो निकालना पड़ेगा। फिनिश्ड गुड्स, अब याद करो बेटा मैंने आपको बताया था फिनिश्ड गुड्स हम लोग वैल्यू करते हैं, फिनिश्ड गुड्स वैल्यू करते हैं हमेशा सीओजीएस पे। फिनिश्ड गुड्स किस पे वैल्यू होता है? सीओजीएस पे। और इन्होंने एक लाइन लिखी है फिनिश्ड गुड्स के बारे में, ये है बेटा फिनिश्ड गुड्स आर हेल्ड इन स्टॉक फॉर 1 मंथ। 1 महीने का स्टॉक रहता है। तो अगर 1 महीने का रहता है तो हम कहेंगे 65,40,000। अगर 12 महीने का है तो 1 महीने का कितना? कितना बेटा? 5,45,000। 5,45,000। आगे बढ़िए। फिनिश गुड्स के बाद बारी आई डेटर्स की। तो ये देखो यहां लिखा था सेल्स 1 मंथ का क्रेडिट होती है बेटा। अब बताओ इसका क्या मतलब हुआ? 1 मंथ क्रेडिट का मतलब हमारे पास जो डेटर्स होंगे वो कितने के होंगे? 1 महीने के। तो अब आइए डेटर्स निकाल लेते हैं। डेटर्स
बेटा इस क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है क्वेश्चन कैसे लगाओ, मतलब टोटल बेसिस पे लगाओ या कैश कॉस्ट पे। तो हम लोग कैश कॉस्ट पे लगा रहे हैं। टोटल पे लगाओगे तो डेटर किस पे निकालोगे? 84 लाख पे। टोटल पे लगाओगे तो प्रॉफिट लेके निकालते हो ना। और अगर टोटल पे नहीं लगाते कैश कॉस्ट पे तो प्रॉफिट छोड़ देते हो, डेप्रिसिएशन छोड़ देते हो। डेप्रिसिएशन का कोई पॉइंट नहीं है इसमें, तो प्रॉफिट छोड़ देंगे। तो ये देखो हमने निकाल तो लिया ना, कॉस्ट ये इतने की है, इस यही जो कॉस्ट है इसी को तो बेचते हो ना 84 लाख में। तो अगर टोटल अप्रोच पे करोगे तो डेटर इस पे निकलेगा, और कैश कॉस्ट पे निकालोगे तो इस पे निकलेगा। तो हम लोग इस पे निकालेंगे। अभी मैं इसका नोट भी लिखवा दूंगा। डेटर कितने दिन के हैं? 1 महीने के। तो अब आ जाइए यहाँ पे निकालिए। टोटल कितना आया था? 67 लाख 80,000। अगर ये है 12 महीने का तो 1 महीने का कितना देखो जरा? 5,65,000। आगे बढ़ो। क्या क्या हो गया देखो? स्टॉक निकालना पड़ेगा, फिनिश गुड्स हो गया, डेटर्स हो गया, कैश भी निकालना पड़ेगा। ये भी कोई वर्किंग नोट बना के निकालेंगे। ठीक है। अब बैंक हो चुका है ऑलरेडी। अब इधर आ जाओ, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। बेटा ये देखो, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल यहाँ क्या लिखा था? क्रेडिटर हमें 3 महीने का क्रेडिट देते हैं। और ये देखो क्या लिखा था, जितने का सेल होता है उसका 60% मटेरियल है। तो हम सेल का 60% निकालें तो मटेरियल आ जाएगा साल भर का। साल भर का इतना, तो 3 महीने का जितना होगा उतने के क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर हो जाएंगे। निकालो। तो हम कहेंगे 84 लाख 60%। अगर ये 12 मंथ का है तो 3 मंथ्स का कितना? 12,60,000। चलो वेजेस पे आ जाओ। वेजेस हम लोग 15 डेज रोक के देते हैं। तो भाई वेजेस हमने बेटा 12 लाख की वेजेस दी है। 12 लाख की वेजेस दी है 12 मंथ्स में। तो 15 डेज का मतलब 0.5 मंथ। कितना आ गया? चलो कैश एक्सपेंसेस देखो। कैश एक्सपेंसेस 3 लाख के हैं, इसको भी 1 महीने रोक के देते हैं। तो अगर 3 लाख पूरे 12 महीने का है तो 1 महीने का कितना? कितना? 25,000। और एडमिनिस्ट्रेशन वाला देखो जरा, उसमें भी ऐसे ही करना है। 240 का है। 2,40,000 का अगर है 12 महीने का तो 1 महीने का 20,000। करंट लाइबिलिटी तो पूरी निकल गई, इसका टोटल भी कर सकते हो। कितना? 13,55,000 करंट लाइबिलिटी आ गई। करंट एसेट में दो चीजें बची हैं, स्टॉक और कैश। ठीक है, अब आओ बेटा ये निकाल लें, रॉ मटेरियल और। तो अब बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। इसमें लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज पर EOQ।
तो ई ओ क्यू का फॉर्मूला हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 AO/C। तो अब लिखा 2, एनुअल डिमांड निकाल ली थी ऊपर अभी, सेल का 60%, 50,40,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है। 100 रुपए का ऑर्डरिंग कॉस्ट है, 15% का कैरिंग कॉस्ट। ये आ रहा है बेटा? चलो अब कैश भी निकाल लेते हैं। थर्ड में आ जाओ। कंप्यूटेशन ऑफ कैश बैलेंस, इसका भी फॉर्मूला मैंने लिखवाया, EOQ 2AO/C। चलो अब यहां रख लो, 2 A रखेंगे O और अपॉन C। 2AO/C। चलो अब बताओ बेटा, ए का क्या मतलब था? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, ठीक है। और ओ का मतलब, हाँ, चार्जेस ऑन विड्रॉल, है ना, बैंक चार्जेस ऑन विड्रॉल। और सी का मतलब क्या था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कैश अगर अपने पास आप रखोगे तो अगर बैंक में जमा करते तो कुछ इंटरेस्ट मिलता, अपने पास रखोगे तो वो इंटरेस्ट मिस होगा। तो ये हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब चलो पहले बाकी दो चीजें तो दी हैं क्वेश्चन में, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो क्या लिखा है, द ऑप्टिमम कैश बैलेंस इज डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग टू बुमोल्स मॉडल, बैंक चार्जेस आर 10 पर ईच कैश विड्रॉल। तो जहां ओ लिखना है ये तो 10 हो जाएगा, ये तो 10 हो जाएगा। और सी भी दे रखा है देखो, कैश विड्रॉल, और यहाँ लिखा है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये 15% की है। तो इसका मतलब जो पैसा जमा नहीं किया जा रहा है उस पर 15% का लॉस हो रहा है। अब हमें निकालना है ए, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट। हमें निकालना है एनुअल कैश रिक्वायरमेंट। तो ये देखो हम यहां निकालेंगे एनुअल कैश रिक्वायरमेंट। देखो बेटा कैसे निकालेंगे, स्क्रीन पे देखिए सब लोग, कैश कहीं दिया नहीं है। अब हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखो ये तो सेल हो गई, ये मटेरियल हो गया, ये वेजेस, वेजेस हो गई हम लोग की 12 महीने की, हाँ, वेजेस हो गई 12 लाख की। तो अब ये देखो पैसा कितना चाहिए, 12 लाख चाहिए वेजेस के लिए, और ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के लिए 3 लाख चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना चाहिए, 2,40,000 चाहिए, 2,40,000। तो इसका जो टोटल आएगा इतना हम लोग अपने पास कैश, इतना हमें साल भर में कैश की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इतना हमें साल भर में कैश की जरूरत पड़ती है। हाँ, नहीं मटेरियल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये देखो यहाँ पे ये लिखा है क्रेडिटर्स आर पेड थ्रू नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग का मतलब कैश नहीं हुआ, बैंक से हो गया।
क्रेडिटर की पेमेंट किससे हो रही है? नेट बैंकिंग, बैंक से हो गई ना, तो उसको हम कैश थोड़े ना रखेंगे अपने पास, तब ले लेते। नहीं, पूरे 12 महीने का लेते ना, वो तो एनुअल निकाल रहे हो ना आप, वो तो 3 3 महीने में पेमेंट करते हो। तो अब यहां पे निकालो, सबसे पहले वेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। वेजेस है बेटा 12 लाख की, मैन्युफैक्चरिंग है 3 लाख के, एडमिनिस्ट्रेशन है 2,40,000 के, टोटल कर लो जरा, 17,40,000। दिस इज योर एनुअल डिमांड। अब इसको रख दो न्यूमरेटर में। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, जो आएगा ये आ गया एनुअल कैश रिक्वायरमेंट। ये यार है। चलो अब मटेरियल और कैश दोनों ले चल के मेन स्टेटमेंट में रख दीजिए, लग गया क्वेश्चन। मटेरियल और कैश दोनों मेन स्टेटमेंट में रख दीजिए, आंसर आ गया। वर्किंग नोट 2 में आया है मटेरियल और 3 में आया है कैश। 81975 और ये आया 15232। टोटल बेटा 2407,207 माइनस कर दो करंट लायबिलिटी इसमें से, 1052207। अब इसको 20% बढ़ा दीजिए, 210441। तो ये आ गया 1262648। 1262648। और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे नीचे नोट जरूर देना है। इट इज एज्यूम्ड दैट वर्किंग कैपिटल is calculated on cash cost basis. On cash cost basis.
हो गया। जब क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा तो आप इसका फुटनोट जरूर दोगे कि आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। चलो अब बताओ बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है डेटर को लेना है, डेटर को सेल्स पे कैलकुलेट करना है, तो कौन सी अप्रोच लग रही है, कैश कॉस्ट या टोटल? टोटल अप्रोच। ठीक है। तो अब एक अपने पास है क्वेश्चन नंबर 19, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक लाइन लिख के फिर ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से ये एक है। तो एक ये लाइन लिख लो जरा, कंसेप्ट नंबर 24, हेडिंग बनाइए। When it is mentioned in question to take receivables on sales, apply total approach। जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा रिसीवेबल को सेल्स पे लेना है, तो इसका मतलब हम लोग लगाएंगे टोटल अप्रोच। चलो अब बेटा क्वेश्चन करने चल रहे हैं। अब बहुत ध्यान से, क्वेश्चन 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें टाइम लगेगा और घर जाके ये क्वेश्चन दोबारा से जरूर लगाना। चलो शुरू कर रहा हूं, देखिए सब बच्चे। देखो इनकी लास्ट लाइन पहले बेटा, फिर मैं बताऊं। कह रहा है कंपनी, यहां पे एस्टिमेट नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी, कह रहा है कंपनी की नेट वर्किंग कैपिटल निकालो। तो अब बताओ नेट वर्किंग कैपिटल कैसे आती है, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करके। फिर देखो क्या लिखा है, रिसीवेबल्स आर टेकन ऑन सेल्स, इसका मतलब क्या हो गया, कौन सी अप्रोच लगनी है, टोटल अप्रोच। ऑल्सो कंप्यूट मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस यूजिंग 3 क्राइटेरिया ऑफ टंडन कमेटी नॉर्म्स। बताओ जरा क्या क्या था, पहला 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दूसरा क्या था 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तीसरा क्या था 75% ऑफ माइनस कोर एसेट अपॉन माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये है। तो बेटा जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमें चाहिए होगा कोर एसेट, कहीं ना कहीं दिया होगा कोर एसेट के बारे में, होगा जरूर क्वेश्चन में। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो निकालना वर्किंग कैपिटल है। चलो शुरू करते हैं, लिखिए एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल estimation of working capital of Kalyan Limited for the year 2022-23। 2022-23 का हमें वर्किंग कैपिटल निकालना है। चलो
अभी जैसे क्वेश्चन किया था, पहले लिखोगे करंट एसेट्स और फिर करंट लायबिलिटीज, चलो अब क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, उसी से पता चलेगा कौन कौन से एसेट्स हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं और कैसे निकलेगा। देखो सब लोग सामने, अब बहुत ध्यान से बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ो क्या लिखा है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, तब इत्मीनान से सॉल्व करेंगे। कल्याण लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 21-22। कब की इंफॉर्मेशन दी है? 21-22 की। और जरा यहाँ नीचे देखना, लिखा है द कंपनी प्लान्स टू अप्लाई वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग थ्रू बैंक फॉर द ईयर 22-23 की। हमें कब की इंफॉर्मेशन दी है? 21-22 की। वर्किंग कैपिटल कब की निकालनी है? अगले साल की। ठीक है, अच्छा आगे बढ़िए, और क्या लिखा है पढ़ो। ये हो गया, कह रहे हैं अब ये देखो ये बात, बाई वर्किंग आउट 60% कैपेसिटी द कंपनी वॉज एबल टू जनरेट सेल ऑफ 72 लाख। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? कंपनी काम कर रही है 60% कैपेसिटी पे, किस पे? और तब कितने की सेल निकाल ले रहे हैं? 72 लाख की। ठीक है, और 60% की। अब मैं साथ साथ पढ़ाता चलता हूं, ये देखो। और अगले साल का विचार है कि 90% पे काम करेंगे। लिखा है ना, प्रोडक्शन एंड सेल विल इंक्रीज टू 90% ऑफ कैपेसिटी। तो जो वर्किंग कैपिटल निकालोगे वो किस पे निकालोगे? 90% पे। कैसे निकलेगा 90%? पहले 60 से 100 पे जाएंगे, फिर 100 से 90 पे आएंगे। ठीक है, अच्छा और पढ़ो, डायरेक्ट लेबर। अच्छा अब होगा क्या, जरा मेरी तरफ देखो, ऐसे क्वेश्चन कर भी चुके हो तुम लोग। बताओ 60% से 90% जाने पे क्या होगा? जो वेरिएबल खर्चे होंगे वो बढ़ जाएंगे, फिक्स्ड वाला वही रहेगा। वेरिएबल वाला यूनिट्स के हिसाब से चेंज हो जाएगा, फिक्स वाला वही रहेगा। ठीक है, आगे पढ़ो। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 30 रुपए पर यूनिट। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वाज 3 times ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट। अब देखो कोई भी चीज ढंग से नहीं बताया, एक डायरेक्ट लेबर ही बता दिया 20 रुपए का है, अब कह रहे हैं मटेरियल 40% सेल प्राइस का है, और सेल प्राइस 3 times है लेबर का। मटेरियल किससे कनेक्ट हुआ? सेल से। सेल किससे कनेक्ट हो रहा है? लेबर से। अच्छा आगे, प्रॉफिट मार्जिन है 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट। 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट। ठीक है, आगे पढ़िए नेक्स्ट। अब आगे, फॉर द ईयर 22-23 कंपनी मेक्स फॉलोइंग एस्टिमेशन, प्रोडक्शन एंड सेल विल इंक्रीज टू 90% ऑफ कैपेसिटी। रॉ मटेरियल पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज्ड। रॉ मटेरियल का नेचर कैसा है? वेरिएबल ना, तो पर यूनिट थोड़े ना चेंज होगा, ओवरऑल में चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाई 50%। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने से बढ़ जाएंगे? 50% से बढ़ जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50% से बढ़ जाएंगे। देखो बेटा, थंब रूल ये है कि जब हम अपनी कैपेसिटी चेंज करते हैं तो वेरिएबल खर्चे पर यूनिट वही रहते हैं क्या? सॉरी, फिक्स्ड खर्चे वही रहेंगे, वेरिएबल ओवरऑल में चेंज होगा, पर यूनिट वही रहेगा। लेकिन जिसको क्वेश्चन कह देगा वो फिर चेंज हो जाएगा ना। इन्होंने खुद ही कह दिया ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जा रहा है कितने से? 50% से। हाँ, उसका 50% बढ़ाएंगे। फिर पढ़ो आगे, डायरेक्ट लेबर विल इंक्रीज बाई 10%। लेबर भी कितने से पर यूनिट बढ़ रहा है? अच्छा, डिस्पाइट ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ द कॉस्ट स्ट्रक्चर द कंपनी वांट्स टू मेंटेन सेम प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल। कह रहे हैं जितना प्रॉफिट पिछले साल कमाया था उतना ही प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 22-23 में भी यही कमाना चाहते हैं। अच्छा अब आगे पढ़ो, और रॉ मटेरियल विल बी इन स्टॉक फॉर 1 month। रॉ मटेरियल का स्टॉक कितने दिन का रहता है? चलो पहली काम की चीज मिली, यहां लिखो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल।
पहली काम की चीज मिले, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अब 1 मंथ का रखते हैं बेटा, तो जितने का भी मटेरियल खरीद के आएगा वो 12 महीने का होगा, 1 महीने का हम लोग निकाल देंगे तो आ जाएगा। आगे पढ़ो। फिनिश्ड गुड्स विल रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 मंथ। फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक रहता है 2 महीने का। फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक रहता है 2 महीने का। तो लिखिए स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो भी फिनिश्ड गुड्स हम लोग 12 महीने में कंज्यूम करेंगे उसका 2 महीने का स्टॉक इनके पास रहता है। आगे पढ़ो। हो गया यहां तक? जरा बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये लाइन, इसका मतलब क्या हुआ? 2 महीने का WIP रहता है। प्रोडक्शन साइकिल 2 महीने की है। एक बार जब सामान बनना शुरू होता है तो 2 महीने बनता ही रहता है, तो 2 महीने WIP में रहता है ना। समझ आए? ये बताने का ये मतलब हुआ। तो अब यहां लिखो स्टॉक ऑफ WIP। 2 महीने का रहता है, तो जब टोटल आ जाएगा 12 महीने का तो 2 महीने का कितना ये भी निकल जाएगा। आगे पढ़ो। क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर 2 मंथ। सप्लायर कितने दिन का बेटा उधार देता है? 2 महीने का। इसको अभी देखते हैं, पहले इसको पूरा कर लें। अब ये देखो, सेल्स आर मेड टू 3 जोन्स। देखो इधर, ये अपनी सेल करते हैं 3 अलग अलग जोन में, जोन ए, जोन बी और जोन सी। जोन ए में क्रेडिट पीरियड कितने दिन का देते हैं? 2 महीने का। जोन बी में और जोन सी में कैश सेल होता है। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डेटर्स, जोन ए एंड जोन बी। तो अब लिखो अगला, डेटर्स। डेटर्स 2 टाइप के हो गए, एक ए और एक बी। जोन ए, जोन बी। सी लिखने का कोई मतलब नहीं है जब कैश में बेचते हैं तो। फिर पढ़ो आगे। आगे ये आखिरी में एक लाइन लिखी है, देयर वर नो कैश परचेज एंड कैश बैलेंस विल बी वन 1,11,000। 1,11,000 का कैश पड़ा रहता है। चलो, तो कैश लिख दिया 1,11,000 का। अच्छा, अब वो क्रेडिटर वाला छोड़ा था हम लोगों ने, ऊपर एक लाइन लिखी थी, क्रेडिट पीरियड अलाउड बाई सप्लायर 2 मंथ। सप्लायर 2 महीने का उधार देता है, तो यहां लिखेंगे क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल। मटेरियल जितना भी परचेज हुआ होगा 12 महीने में, 2 महीने का हो जाएगा क्रेडिटर्स। क्वेश्चन हो गया खत्म, इसका मतलब यही इतना है। तो इसका टोटल करने पे आ जाएगा टोटल करेंट एसेट, ए, और इसका जो भी टोटल आ जाएगा ये हो जाएगा टोटल करेंट लायबिलिटी, बी, और वर्किंग कैपिटल हो जाएगी A - B। A - B। उसके बाद उसने बोला है A - B। और ये देखो बेटा, ये भी लिखा है, कंप्यूट द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस बाय कंपनी यूजिंग 3 क्राइटेरिया ऑफ टंडन कमेटी, एज्यूमिंग फिनिश्ड गुड्स एज कोर एसेट। जितने का फिनिश गुड्स आएगा वही क्या हो जाएगा? कोर एसेट हो जाएगा। तो तीनों फॉर्मूला तो लिख ही लें हम लोग। तो अब यहां लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, मेथड 1,
में आपने पढ़ा था 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, 2 लाइन छोड़ दो। मेथड 2, 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, मेथड 3, 75% ऑफ करंट एसेट माइनस कोर एसेट, माइनस करंट लायबिलिटी। चलो, तो ये तो हो गया मेन आंसर, ये चाहिए। अब इसके लिए जो कुछ चाहिए होगा उसके लिए बनेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कॉस्ट शीट। सबसे पहले बनाएंगे कॉस्ट शीट 2000 पर्टिकुलर्स, 2021, 22, 2023, 22, 23। यहाँ था 60% कैपेसिटी और ये हो जाएगा 90% कैपेसिटी। 60% कैपेसिटी, 90% कैपेसिटी। और यहां भी निकाल लेते हैं पहले पर यूनिट टोटल, पर यूनिट टोटल। चलो, अब देखो क्या क्या दिया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या क्या दिया था देखिए सब लोग, एक बार तो पढ़ ही चुके हो। एक हम लोग के पास था लेबर, मटेरियल। चलो, दो चीज लिखो पहले। तो यहां लिखा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। ठीक है, चलो बेटा, अब आइए इसको लिखना शुरू करते हैं। सब लोग स्क्रीन पे देखिए। अब देखो, ये तो दिया है डायरेक्ट लेबर कितने का है, 20 रुपए पर यूनिट। तो लेबर में तो लिखा जा सकता है 20 रुपए पर यूनिट। ठीक है, अब ये देखो बेटा, और क्या लिखा था, जरा ये वाली लाइन पढ़ो, क्या था।
सेलिंग प्राइस वाज 3 टाइम्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट कितनी है? 20 रुपए। तो 23 जा 60, 60 रुपए का क्या होगा? सेलिंग प्राइस। तो अब यहां नीचे लिखो, ये है वर्किंग नोट नंबर 1। 2 में लिखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट 3 इंटू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो 3 इंटू 20 का मतलब हो गया 60। अब इससे फायदा क्या हुआ? अब ये देखो, ये निकल जाएगा। मटेरियल 40% था सेलिंग प्राइस का, बोलो बेटा। तो सेलिंग प्राइस निकल गया, तो उसी का 40% हो जाएगा मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितने परसेंट बेटा? 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 40% ऑफ 60, 24 रुपीज। 24 रुपीज पर यूनिट। तो जहां लिखना है मटेरियल, वहां हम लिख सकते हैं 24 पहले साल, 24 दूसरे साल भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी एक लाइन मिली थी उसमें लिखा था मटेरियल नहीं चेंज हुआ है, बाकी सब चेंज हुआ। हाँ, अब आ जाओ नंबर बेटा 4 पे। आओ देखते हैं कितने यूनिट, क्योंकि अब देखो यूनिट वाइज मिल गया ना, तो अब अगर यूनिट निकालने तो मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो अब ये देखो लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन 2021-22। 2021-22। तो एक मिनट स्क्रीन पे देखिए, ये देखो साफ साफ लिखा है ना, 60% कैपेसिटी पे काम करके सेल किया था इन्होंने 72 लाख का। 72 लाख की सेल हुई, एक यूनिट 60 रुपए में बिक रही है, तो 1,20,000 यूनिट बेचा इसका मतलब 60% पे। तो 90 पे कितना बिकेगा वो भी निकल जाएगा। तो अब यहां लिखेंगे 72 लाख, अगर ये 72 लाख की सेल हुई और सेलिंग प्राइस था, ये हमने किया टोटल सेल डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो ये आ गया 1,20,000 यूनिट्स। तो यहीं पे निकाल लें, एट 90% कैपेसिटी यूनिट सोल्ड। हम कहेंगे 1,20,000 यूनिट अगर बेचा 60% पे, तो 100 पे कितना, तो 90 पे कितना। ठीक है, अब ये बताओ बेटा, अगर यहां बेचा है 1,20,000 यूनिट्स, तो 1,20,000 से इसको मल्टीप्लाई करोगे मटेरियल आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे लेबर आ जाएगा। करिए मल्टीप्लाई, 24 × 12, 288। और ये आ जाएगा 24 लाख। और अगर यहाँ बेच रहे हैं, कितने यूनिट आया था यहाँ का? 1,80,000। अगर यहाँ बेच रहे हैं 1,80,000 यूनिट, तो 1,80,000 से 24 को तो मल्टीप्लाई किया ही जा सकता है, मटेरियल वाला तो आ ही जाएगा।
4320। चलो आगे बढ़ो। अब बेटा देखो क्वेश्चन में एक लाइन लिखी थी, वेजेस 10% बढ़ी थी। ये पढ़ो, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट विल इंक्रीज बाई 10%, लिखा है। अब बताओ यहाँ का 20 रुपए है तो यहाँ का 22 हो जाएगा, 10% इंक्रीज होगा तो। अब जरा 22 को 1,80,000 से मल्टीप्लाई कर लो, 39,60,000। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो, ठीक है। अब ये देखो बेटा, ये वाली लाइन देखना, प्रॉफिट मार्जिन है 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट। तो वर्किंग नोट नंबर 6 में आइए, प्रॉफिट है 25% ऑफ टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट है 25% ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब मेरी तरफ देखो, लिखना बंद करो सब बच्चे। बताओ प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या दिया है, जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट का कितने परसेंट है? 25%। ठीक है, 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट। अब मुझे एक बात बताओ सब बच्चे, ध्यान से सुनना। प्रॉफिट बराबर है 25% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो ये बताओ 25% ऑफ टोटल कॉस्ट का क्या मतलब होता है? अगर हम सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दें तो कॉस्ट आ जाएगी, आ जाएगी। अब ये बताओ, तो इसका मतलब प्रॉफिट बराबर होगा 25% का मतलब 0.25, और सेलिंग प्राइस 60 रुपए निकाल चुके हैं, ऊपर निकाल चुके हो ना, सेलिंग प्राइस 60 रुपए का, प्रॉफिट निकल गया। तो यहां से आ गया प्रॉफिट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 15 माइनस 0.25 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट, एक तरफ कर लो, तो 1.25 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू 15, प्रॉफिट आ गया 12 रुपए का। हो गया। अब देखो इससे बेटा फायदा क्या हुआ, प्रॉफिट निकालने से क्या फायदा हुआ? देखो, प्रॉफिट निकालने से फायदा ये हुआ, इधर देखिए, मटेरियल और लेबर तो हो गया, मटेरियल और लेबर को जोड़ के कितना आ रहा है? 44 रुपीज आ रहा है ना। अरे इधर देखो, इधर देखो, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हो तो सेल आता है। तो बेटा अगर सेल में से प्रॉफिट माइनस करोगे कॉस्ट आएगा। 60 रुपए का सेल है, 12 रुपए का प्रॉफिट है, तो 48 की कॉस्ट होनी चाहिए ना, और 24 ही तो है, तो 4 रुपए गायब है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 4 रुपीज आर मिसिंग ना, इसीलिए वो प्रॉफिट का हिंट दे रहा है, समझ आए? डायरेक्ट एक्सपेंस का कोई जिक्र किया कहीं पे इसने? नीचे है, हाँ सेकंड ईयर में। अच्छा ये लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखो यहां जाके हिंट दे रहा है कि 50% बढ़ेगा, तो इसका मतलब पिछले साल भी था तभी तो 50% बढ़ेगा, तो वही 4 रुपए का था। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं ऐसे, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर किस चीज का? अगर हम टोटल कॉस्ट लिखें तो टोटल कॉस्ट आई 40, कितनी आई थी बेटा? 48, तो 12 कितने का आया था? 4 रुपए का, 4 रुपए का ही हो जाएगा। और उसने कहा ये 50% बढ़ेगा, तो 4 रुपए का 50%, 2 रुपए,
बढ़ के हो जाएगा 6 रुपए का। और 6 से अगर 180 को मल्टीप्लाई करें तो 18 6 108। और इसको मल्टीप्लाई कर दें 120 को 4 से तो 480। अब इसका टोटल आ जाएगा, टोटल कॉस्ट हो गया बेटा। अच्छा अब एक चीज और देख लो, पूरा क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा, वर्किंग नोट्स में करा दूंगा तो घर पे खुद ही कर लोगे तुम लोग। अब ये देखो आप क्या परेशानी है, यहाँ तक ठीक है। अब ये बताओ इस साल का सेलिंग प्राइस कितना था, 60 रुपए। तो प्रॉफिट हम लोग को कितने का आ रहा था, 12 रुपए का आ रहा था। अब ये देखो एक लाइन उसने लिखी है प्रॉफिट पे, लास्ट में ये देखो क्या लिखा है, डिस्पाइट ऑफ द फ्लक्चुएशन, कह रहे हैं मटेरियल वही है, लेबर बढ़ रहा है, डायरेक्ट खर्चे बढ़ रहे हैं, उन फ्लक्चुएशन को छोड़ के कंपनी वांट टू मेंटेन सेम प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल। कंपनी उतना ही प्रॉफिट कमाना चाहती है जितना लास्ट ईयर में कमाया। ठीक है, तो अब ये देखो बेटा, यहां देखना जरा। अब यहां निकालना है कंपनी उतना ही प्रॉफिट कमाना चाहती है जितना लास्ट ईयर में कमाया। तो बेटा अगर हम यहां पे निकालें वर्किंग नोट नंबर 6 में, 7 में, प्रॉफिट मार्जिन फॉर 2021-22, 2021-22 का प्रॉफिट मार्जिन निकालें। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बचपन में, प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। तो ये बताओ 12 रुपए कमाए हो 60 रुपए में बेच के, तो प्रॉफिट आया 20%। 2021-22 में 12 रुपए कमाते हो जब 60 रुपए में माल बेचते हो, तो मुनाफा कितने का हुआ, 20% का। यही मेंटेन करना चाहते हो अगले साल, तो अगले साल 65 में बिकेगा। अब ये देखो प्रॉफिट मार्जिन फॉर 22-23, ये 20%। अब ये वाला वर्किंग नोट देख लो, दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है। उसने कहा है ना कंपनी वही मुनाफा कमाना चाहती है जो उन्होंने पहले कमाया था, तो पहले कितना कमाया, 20%। तो वही इस साल मेंटेन होगा। तो ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट अपॉन सेल, ये 20% मतलब 0.20 के बराबर आएगा। इधर से 100 हटा दिया तो इधर से भी हटा दिया। तो अब ये देखो ध्यान से सुनना सब बच्चे, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेल माइनस कॉस्ट अपॉन सेल, ये हुआ 0.20। तो बेटा सेल माइनस, ये देखो यहाँ का कॉस्ट है 52 रुपीज, 2022 का कॉस्ट कितना आ रहा है 52। तो सेल्स माइनस 52 अपॉन सेल्स, अगर ये 0.20 है तो सेल निकाल के देख लेना 65 रुपए आएगा। क्योंकि लागत गई है बढ़, और वही मुनाफा कमाने के लिए सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, 60 की बजाय 65 में बिकेगा। क्या चीज, हाँ हाँ निकल सकते हो। अच्छा ये आ गया, कॉपी हो गए। अब ये बताओ
अगर 65 रुपए का सेलिंग प्राइस है तो इनका सेलिंग प्राइस हो गया 65, तो इसको माइनस करोगे कितना प्रॉफिट आएगा, देखो जरा, 3 और 13 रुपए का। ठीक है, अब ये बताओ कितने यूनिट बेचे हो, 180, तो 180 को जरा 65 से मल्टीप्लाई करिए, 1 करोड़ 17 लाख। प्रॉफिट देख लो कितना आ रहा है, 23,40,000। यहाँ की सेल देखो कितनी बेटा, वो तो दी थी 72 लाख, और 12 टाइम्स 144। ठीक है, हो गए। एक चीज में और गड़बड़ करोगे वो मैं निकाल देता हूँ, फिर एक बार ट्राई करना कि क्या निकल सकता है वर्किंग कैपिटल कि नहीं, नहीं निकलेगा तो अगली क्लास में करा देंगे। अब यहाँ निकालेंगे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल परचेज्ड, क्यों परचेज निकालेंगे, क्योंकि एक ही लाइबिलिटी है, क्रेडिटर फॉर मटेरियल, क्रेडिटर किस पे होगा, रॉ मटेरियल परचेज्ड पे, ये निकल जाएगा तो वो भी निकल जाएगा। ठीक है, अब बताओ बेटा, अगर ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड करके क्लोजिंग माइनस करें तो आ जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो अगर मुझे चाहिए परचेजेस, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्लोजिंग ऐड करके माइनस कर दें ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब ये देखो मटेरियल कंज्यूम कितने का हुआ, स्क्रीन पे देखिए, यही तो कंज्यूम हुआ है। मटेरियल कितने का कंज्यूम हुआ, यही ना, 43,20,000, इतने का मटेरियल हमने यूज कर डाला ना, 1,80,000 यूनिट बना के। तो ये लिखोगे यहाँ पे 43 लाख कितना था, 43,20,000 प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चलो अब क्लोजिंग और ओपनिंग देख लो। चलो अब ये देखो बेटा, पहले ओपनिंग की बात करते हैं, पहले ओपनिंग की बात करेंगे। चलो ये देखो क्या लिखा है, सब बच्चे देखो, रॉ मटेरियल विल बी इन स्टॉक फॉर कितने दिन के लिए, 1 मंथ के लिए। तो ये बताओ मुझे, ये क्या है, ये क्या लिखा है, कब का, तो जो 21-22 का क्लोजिंग होगा वही तो 22-23 का ओपनिंग होगा, और 21-22 में इतने का मटेरियल लगा है 12 महीने में, तो 1 महीने का कितना निकल जाएगा, वही तो क्लोजिंग होगा। फिर से बताएं, 21-22 का क्लोजिंग 22-23 का क्या होगा, ओपनिंग, और 21-22 का क्लोजिंग कितना है, 1 महीने का कंजम्पशन, ये 12 महीने का, तो 1 महीने का निकल जाएगा। 288 कितना है, 288 0000। अगर ये 12 महीने का तो 1 महीने का कितना, ये जो भी आएगा ये 240। अब रही बात क्लोजिंग की, क्लोजिंग भी निकाल लो।
हाँ 43,20,000 से 43,20,000 अगर 12 महीने का तो एक महीने का कितना, बस आ गया 43,20,000 प्लस ये कितना बताया 360 और ये वाला 240 40 444 0000 इससे निकलेगा क्रेडिटर फॉर मटेरियल। ठीक है, अच्छा ये क्या लिखा था बताओ, ये क्या लिखा था प्रोडक्शन साइकिल फॉर, इसका मतलब WIP इज फॉर, WIP किससे मिलके बनेगा, तीन ही खर्चे इनके पास, मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस, तीन ही तो है, सवाल में कुछ लिखा नहीं है तो हम क्या मान के चलेंगे, मटेरियल 100%, बाकी दोनों, और वो भी निकाल डालते हैं। अब फिर इसके बाद होमवर्क है, घर से इसको वर्किंग कैपिटल निकाल के लाओगे। नंबर 10, WIP फॉर 22-23, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 43,20,000 का मटेरियल लगा, उसका 100%, अगर ये 12 महीने का है तो 2 महीने का कितना, 39,60,000 का लेबर लगा, इसका 50%, 2 महीने का, 10,80,000 का डायरेक्ट एक्सपेंस लगा, उसका 50%, 2 महीने का। अब वर्किंग कैपिटल घर से निकाल के आओगे, मैं आंसर बता दे रहा हूं, वर्किंग कैपिटल आएगी 4283,500। चलो बात यहीं तक करेंगे।